हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि फ्रांस के अंदर आपको वर्क परमिट कैसे मिल सकता है, कौन से तरीके के वर्क परमिट मिलते हैं, कौन से तरीके के वीज़ाज आपको मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, फ्रांस का जो है वो कई तरीके के वीज़ाज मिलते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर अंत तक देखिए ताकि आपको पता चल सके एग्जैक्टली कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और कौन से वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आपको वर्क परमिट चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, जो लोग ईयू कंट्री या स्विट्ज़रलैंड के नागरिक नहीं हैं या कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज़ हैं इनकी जो कि इनकी लिस्ट में है, उनमें से किसी कंट्री के आप नागरिक नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर परमिट जो है वो लगने वाला है। और दुर्भाग्यवश उनमें से किसी भी लिस्ट के अंदर इंडिया का नाम नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको वर्क परमिट जो है वो वहाँ पर निकालना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एक शॉर्ट टर्म वर्क परमिट की। अगर आप वहाँ पर 90 दिन से कम रहने वाले हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए जो है वो शॉर्ट टर्म वर्क परमिट का इंतज़ाम कर देता है। इसके तहत आप 30 दिन तक वहाँ पर काम कर सकते हैं और वहाँ पर रह भी सकते हैं। फ्रांस की एक अच्छी बात यह है कि आपको जो है वो अलग से रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ये जो वीज़ा है वही आपके रेसिडेंट परमिट और वर्क परमिट की तरह काम करता है। और ये जो वर्क परमिट है वो उसको आपके एम्प्लॉयर को वहाँ पर डायरेक्टी की तरफ से मिलता है, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म है DIRECCTE। तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये फ्रेंच में है। डायरेक्शन रीजनल देस एंटरप्राइजेस दे ला कॉन्करेंस एट दे ला कंज्यूमेशन दे ट्रैवल एट दे ले एम्प्लॉय। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ से उनको जो है वो परमिट मिल जाएगा। हालांकि ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका एम्प्लॉयर जो है वो यहाँ पर डायरेक्टी की तरफ से जाकर के ये परमिट जो है वो आपके लिए लेके आएगा। बस आपको उसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको 90 दिन से ज़्यादा रहना है तो आपको यहाँ पर जो है वो लॉन्ग स्टे वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ये वर्क वीज़ा भी जो है वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से ही आपको मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट निकालता है अपनी तरफ से और इसे लोकल डिवीज़न फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ भेज देता है। लेकिन अगर जो वहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति है उसकी फैमिली भी उसके साथ आ रही है तो फिर उसको अलग से अकम्पनिंग फैमिली मेंबर प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी और वहीं पर करनी पड़ेगी। जो डायरेक्टी मैंने बताया था आपको, DIRECCTE, ये थोड़ा सा अलग वाला है। और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इनकी तरफ से अप्रूव हो गया तो फिर ये और एक ऑफिस भेजा जाता है, ऑफिस फ्रांसिस दे इमिग्रेशन एट दे इंटीग्रेशन, OFII नाम का ये ऑफिस होता है। यहाँ पर इसको भेज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं अलग अलग वीज़ाज की। तो ये दो तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे वीज़ाज हैं। तो यहाँ पर पहला आता है टैलेंट पासपोर्ट परमिट। तो टैलेंट पासपोर्ट परमिट के अंदर जो है वो 10 कैटेगरीज होती हैं, वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है स्किल्ड रीसेंट ग्रेजुएट, यानी कि कोई पुराना ग्रेजुएट नहीं चलेगा। रिसेंटली अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप हाई स्किल्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके के पासपोर्ट के लिए। और ये जो रूल है वो 2016 में ही नया यहाँ पर आया है। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयज़ ऑफ एन इनोवेटिव कंपनी, अगर आप किसी इनोवेटिव कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको इस स्कीम के तहत अप्लाई करने का मौका मिलता है। इसके अलावा हाईली स्किल्ड वर्कर्स, EU ब्लू कार्ड होल्डर्स। तो EU ब्लू कार्ड होल्डर्स जो हैं वो अलग एक क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, उसके ऊपर आपको तय होता है कि ब्लू कार्ड मिलेगा कि नहीं। तो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ ऑन मिशन विथ अ फ्रेंच वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा कुछ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रिसर्चर या साइंटिस्ट हैं तो भी आपको यहाँ पर वर्क परमिट इस स्कीम के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा आप अगर इनोवेटिव इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के चैंपियन हैं, यानी कि इसके पहले कई सारे ऐसे इनोवेटिव इकोनॉमिक प्रोजेक्ट आपने किए हैं जो कि सक्सेसफुल रहे हैं,
तो उसके तहत भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे क्या इनोवेशंस थे वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो भी इसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं, आर्टिस्ट या परफॉर्मर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स या किसी और ऐसे स्पेशल कैटेगरी में नेशनली और इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, तो फिर उसको इसी टैलेंट पासपोर्ट के स्कीम के अंदर अप्लाई करने का मौका मिलता है। लेकिन इस पासपोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या इसके लिए आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आपकी बैचलर डिग्री या उससे हायर जो भी कोई डिग्री है वो दिखानी पड़ेगी। आपका एक डिटेल CV, करियर वाइटे ये दिखाना पड़ेगा। आपके काम के बारे में इंफॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपके पास सफिशिएंट फंडिंग है या नहीं इसका भी एक प्रूफ देना पड़ेगा कि हमारे पास सफिशिएंट फंडिंग है कि हम अपने आप को यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे, हम गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का बोझ नहीं बनेंगे। इसी के साथ साथ कमीशन नेशनले देस कॉम्पिटेंस एट टैलेंट्स नाम की एक वहाँ पर अलग से एजेंसी है। उन्होंने जो कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं उनके हिसाब से आपका चयन होगा। उन क्राइटेरियाज के अंदर अगर आप बैठते हैं तो ही आपको ये पासपोर्ट मिल सकता है, या हम कहें कि वीज़ा मिल सकता है। मैं बार बार पासपोर्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुछ इस तरीके का दे दिया है। इसके अलावा आपको अगर किसी कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाना है तो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा जो कि एटलीस्ट 3 मंथ का हो, और साथ ही साथ आप डायरेक्टरी की तरफ से अप्रूव्ड भी होने चाहिए। इसके ऊपर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेंच पब्लिक सर्विस वेबसाइट के ऊपर जो है या फ्रेंच नेशनल असेंबली वेबसाइट के ऊपर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब बात करते हैं यहाँ पर फैमिली को लाने की। तो जो लोग शॉर्ट वर्क परमिट के ऊपर हैं उनको अपनी फैमिली साथ में लाने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आप 18 मंथ लॉन्ग स्टे रेसिडेंट परमिट के ऊपर रहते हैं वहाँ पर, तो आगे चलकर जो है वो आप आपके फैमिली को भी फ्रांस लाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके स्पाउसेस जो हैं उनको आप ला सकते हैं, यानी कि आपकी बीवी है, आपका पार्टनर है तो उनको ला सकते हैं। माइनर चिल्ड्रन भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि 1 ईयर विजिटर वीज़ा होगा, और ये वीज़ा के अंदर आपको जो है वो काम करने की अनुमति नहीं होगी उन बच्चों को। अब बात कर लेते हैं वो ब्लू कार्ड या हाईली एफिशिएंट या स्किल्ड वर्कर के बारे में। तो ये 1 साल से लेकर के 3 साल का रेसिडेंट या वर्क परमिट आपको हाईली स्किल्ड वर्कर्स को मिल जाता है। इसके लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको कम से कम डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो कि 3 साल या 5 साल लंबी जो डिग्री होती है हायर एजुकेशन वाली, वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी स्पेसिफिक फील्ड का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 साल का कम से कम 1 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट हाथ में होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ आपकी जो मंथली सैलरी है वो फ्रांस की जो एवरेज सैलरी है उसके 1.5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनकी जो ग्रास सैलरी है वो फ्रांस ने यहाँ पर 53,836 पाउंड पर ईयर इतनी रखी है। तो इससे 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी अगर आप पाते हैं पर ईयर तो आप इसके लिए एलिजिबल बनेंगे ब्लू कार्ड, EU ब्लू कार्ड के लिए। और इसके अंदर एक छूट आपको ये दी गई है कि जिस फील्ड के लिए आपने ये ब्लू कार्ड लिया है कि भाई हम मान लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने वाले हैं, तो उस फील्ड में आपको 2 साल तक कम से कम काम करना पड़ेगा, और फिर आपके हायर एजुकेशन के हिसाब से आप दूसरा भी कोई काम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 2 साल तक कम से कम आपको सेम जॉब में रहना पड़ेगा या सेम फील्ड में रहना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास EU कार्ड्स हैं, EU ब्लू कार्ड्स, उनको एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि 18 मंथ्स आपने फ्रांस के अंदर कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप EU कंट्रीज़ के अंदर भी काम कर सकते हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो सारी कंट्रीज़ हैं उन सारे कंट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास EU का ब्लू कार्ड है। 5 साल के बाद रिन्यू इसे करने के लिए भी एलिजिबल बन जाते हैं, यानी कि आपका कार्ड रिन्यू हो जाएगा। तो रिन्यू होने के बाद 10 साल बाद यानी कि लॉन्ग टर्म EC रेसिडेंस कार्ड अगर आपके पास है तो आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो यहाँ पर प्राइवेट या फैमिली लाइफ रेसिडेंस परमिट पा सकते हैं, जो कि उनको वहाँ पर काम करने की भी अनुमति देता है, लेकिन 5 साल के बाद। और बाद में वो लोग भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म EC रेसिडेंट कार्ड के लिए हकदार बन जाते हैं, और उनको CIA की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो जो मैंने अभी आपको बताया, ये टैलेंट वाली जो एजेंसी होती है
उससे भी उनको जो है वो छुटकारा मिल जाता है। उनके कोई भी क्राइटेरिया इनको कंप्लीट करने नहीं होते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज ऑन असाइनमेंट परमिट, इस नाम का भी एक अलग परमिट आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी मान लीजिए फ्रांस की है, लेकिन आप फ्रांस के बाहर काम कर रहे हैं, उसी कंपनी के किसी भी ऑफिस में आपको पोस्ट किया गया है, लेकिन आपका एक्चुअल वर्क परमिट जो है वो फ्रांस के लिए है, या तो कोई ऐसी कंपनी है जो कि सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज में आती है और वो आप फ्रांस के बाहर काम कर रहे हैं, तो भी ये परमिट जो है वो आपको लागू होता है। और जनरली ये परमिट जो है वो तभी आपको मिलता है जब आप कम से कम 2664 पाउंड्स पर मंथ यहाँ पर अगर कमाते हैं तो ये परमिट आपके लिए लागू होता है। और ये जो परमिट है वो आपको 3 साल के लिए वैलिड होता है और ये रिन्यूएबल भी होता है। आपकी जो पार्टनर है वो भी आपको ज्वाइन कर सकती है, लेकिन 6 महीने तक वो काम नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ वाई प्राइवेट फैमिलियत परमिट, ये भी परमिट उनके पास होना चाहिए। लेकिन आप अगर मैनेजरियल या उससे हायर पोजीशन पर हैं तो फिर ये परमिट आपको एक्सक्लूडेड है, या इसका एक हायर वर्जन आपको मिल जाता है जिसके अंदर आपकी वाइफ जो है वो भी आपके पोस्टिंग पर, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है वहाँ पर ट्रैवल कर सकती है और काम भी कर सकती है। इसके अलावा एक्सेप्शनल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन परमिट, इस नाम का भी एक परमिट होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ शर्तें हैं। आपके पास एटलीस्ट 10 मिलियन यूरोज का टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट्स आपके नाम पर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप अगर 50 या उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने में एलिजिबल हैं, आपकी कंपनी उतनी बड़ी है, तो ही ये परमिट आपको मिल सकता है। और अगर ये सारे क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हैं तो आपको वहाँ पर 10 साल रहने का परमिट मिल जाता है। और आपके माइनर चिल्ड्रन और स्पाउसेस जो हैं वो भी इसी परमिट के थ्रू आपके साथ रह सकते हैं और उनको भी CAI की किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर एज अ स्टूडेंट जा कर के काम करना भी मुमकिन है, लेकिन आपको वहाँ पर एज अ इंटर्न ही काम करना पड़ेगा। और आपके पर मंथ के जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स रहेंगे, जो कि रहेंगे 964 आवर्स पर ईयर। तो पर ईयर आप 964 आवर्स तक ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इंटर्न वीज़ा अगर आप पाते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो है वो कॉन्वोकेशन द स्टेज, इस नाम का एक डॉक्यूमेंट है, वो आपकी तरफ से साइंड होना चाहिए। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर ने भी उसके ऊपर साइन की हुई होनी चाहिए, जिससे कि ये बेसिकली स्टेट होता है कि इस एम्प्लॉयर ने इस आदमी को इंटर्नशिप ऑफर की है। हालांकि ये इंटर्नशिप जो है वो जनरली पेड नहीं होती है, छोटे मोटे अलाउंसेस जो हैं वो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिलते रहते हैं। इसी के साथ साथ आपका स्कूल और कॉलेज जो कि आपके होम कंट्री के अंदर है, उनकी तरफ से भी ये प्रूफ होना चाहिए कि यही आदमी वहाँ पर जा रहा है और ये इंटर्नशिप भी करेगा। साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी प्रूफ उनको चाहिए होगा, जिसके तहत आपको अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 615 पाउंड जो है वो पर मंथ मिल जाते हैं, या उतने पैसे आपके अकाउंट में है जिससे कि आप अपने आप को वहाँ पर सस्टेन कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो ये वाला परमिट आपको मिल सकता है। 2 और चीज़ें मैं बताना आपको भूल गया, वो है फ़्लाइट रिजर्वेशन और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन की भी कॉपी आपको देनी पड़ेगी कि आप कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, और जा रहे हैं इसके प्रूफ के तौर पर वो फ़्लाइट के जो भी कोई टिकट्स हैं या रिजर्वेशन है उसकी कॉपी, और जहाँ पर आप रहने वाले हैं, आपका कोई एक ठिकाना है जहाँ पर आप रह सकते हैं, तो उसका भी एक प्रूफ आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा सीजनल वर्कर्स परमिट भी मिलता है। ये वर्क परमिट जो है वो शॉर्ट वर्क परमिट जैसा ही होता है। पहले ये यहाँ पर 3 महीने के लिए यानी कि 90 दिन के लिए ही वैलिड होता है, लेकिन ये और 90 दिन के लिए रिन्यूएबल भी होता है। इसके अंदर आप रिन्यू इसको कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो साल के 12 महीनों में से आप 6 महीने तक यहाँ पर काम कर सकते हैं, और इन 6 महीने में आपको जितने चाहे उतने कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। 6 महीने के बाद आपको वापस लौटना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस वाले परमिट में आपकी फैमिली आपको ज्वाइन नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये सारे तरीके के परमिट्स हैं जो कि आपको अगर वहाँ पर जाकर के काम करना है तो आप ले सकते हैं।
तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको फ्रांस की सिटीजनशिप कैसे मिलती है इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा।